स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 34 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य तथ्य। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इस उपाध्यक्ष को नियुक्त करने से पहले राजीव कुमार इनके उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनकी जगह अब किसी और ने ले ली है। तो वो कौन है? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है चंचल ठाकुर, दूसरा दिया गया वीरेंद्र सिंह, और तीसरा दिया गया है पीयूष शर्मा, और चौथा दिया गया है सुमन बेरी। तो हमारा सही ऑप्शन है सुमन बेरी। सुमन बेरी द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें राजीव कुमार के बाद। राजीव कुमार के पहले 2017 में जो सबसे पहले उपाध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया था, तब अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था उपाध्यक्ष 2017 में। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया गया गुजरात, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? राजस्थान। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो राजस्थान है। राजस्थान में एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसको स्थापित करने के बाद राजस्थान में नेट कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और ई गवर्नेंस में इसमें हेल्प मिलेगी और इसके मजबूत ढांचे को स्थापित कर पाएगी वहाँ की गवर्नमेंट। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर दूसरा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है जोधपुर, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा बेंगलुरु, और चौथा दिया गया है नागपुर। तो हमारा सही ऑप्शन है नागपुर। नागपुर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों और ऑडियो बुक उपलब्ध कराई जाएगी शिक्षण संस्थानों से, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगे, है ना, और उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हमारा होता है तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है किस देश को हाल ही में 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। यह प्रश्न आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका सही ऑप्शन है भारत को 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है? भारत। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा इक्वाडोर, और चौथा दिया गया है केन्या। इनमें से कौन सा राज्य जो है जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो हमारा सही ऑप्शन है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इनमें उन्होंने जानवरों को कानूनी अधिकार क्यों दिया? क्योंकि वन्य जीव में अत्यधिक दुर्व्यवहार हो रहा था, मानवीय दुर्व्यवहार हो रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जानवरों को कानूनी अधिकार दे दिया। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, इक्वाडोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी को दी गई है ना। पीएम नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर जी के पिता थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि किसी पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
सम्मान मिला है, तो ये किस खिलाड़ी को मिला है? तो पहला दिए गए केएल राहुल, दूसरा दिए गए बाबर आजम, तीसरा डेविड वार्नर और चौथा दिए गए वानिंदु हसरंगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बाबर आजम। बाबर आजम को पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन में जो दिया गया है, पहला है मनोज सोनी, दूसरा है निर्मल राठौर, तीसरा दिया गया है शुभम साहू और चौथा दिया गया है महेश दत्ता। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह प्रदीप जोशी का स्थान लेंगे। इसके पहले प्रदीप जोशी जी इसके यूपीएससी के अध्यक्ष थे। जो मनोज सोनी जी हैं वो 31वें अध्यक्ष बनेंगे, यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष बनेंगे और इनका कार्यकाल 27 जून 2023 को समाप्त होगा। मतलब कि इनका कार्यकाल जो है वो लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं? रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो पहला दिया गया है आंद्रे रसेल, दूसरा दिया गया है ग्लेन मैक्सवेल और तीसरा दिया गया है जोस बटलर और चौथा दिया गया है रविचंद्रन अश्विन। तो हमारा सही ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वेणुगोपाल, दूसरा दिया गया आशीष चंदेरकर, तीसरा दिया गया रामदरस मिश्र और चौथा दिया गया है प्रकाश देवदत्त। तो इसका सही ऑप्शन है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को 2021 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। उनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ। उनकी एक जो रचना है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए उनको ये प्रदान किया गया है। और जो ये सरस्वती सम्मान है ये भारतीय भाषा, जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं उनमें से किसी भाषा में साहित्य लिखने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो ये हमारा होता है 10वां प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई हैं वो कौन से नंबर के सीजेआई हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 48वां, दूसरे हैं 45वें, तीसरा है 25वां, चौथा है 46वें। तो हमारा सही ऑप्शन है 48वें। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के सीजेआई बने हैं। इसके पहले एनवी रमणा के पहले जो थे वो बोबड़े है ना, वो थे एनवी रमणा जी शरद अरविंद बोबड़े जी को हटा करके 48वें सीजेआई बने हैं। 48वें सीजेआई वो बने हैं। तो ये हमारा होता है। अब हम थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई। तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 129 के तहत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 11। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो पहला हमारे ऑप्शन में है कर्नाटक, दूसरा गोवा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया है मिजोरम। तो इसका सही ऑप्शन है गोवा। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल। जो गोवा की एक स्थानीय अल्कोहल है जिसका नाम है फेनी।
फेनी शराब को बढ़ावा देने के लिए जो काजू या नारियल के फल से बनाया जाता है फेनी शराब, उसे बढ़ावा देने के लिए ये खोला गया है पहला अल्कोहल म्यूजियम। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 12। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत के पहले वाटर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। भारत का पहला वाटर पार्क मतलब कि मतदाता पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? गुरुग्राम, जयपुर, कोलकाता या नोएडा। तो इसका सही ऑप्शन है गुरुग्राम। गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में प्रथम वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने के लिए तथा मतदान के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए वोटर पार्क की स्थापना की गई है। और वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसको बढ़ावा देने के लिए वोटर पार्क की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन ए नंबर गुरुग्राम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सलाम दिल से पहल किसके द्वारा जारी की गई है? SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल जारी की है। ये किसके लिए जारी की गई थी? तो ये महामारी, जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी, तब डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु HDFC बैंक द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शक्ति 5 2021 संयुक्त सैन्याभ्यास किन देशों के बीच हुआ? शक्ति 5 2021 का संयुक्त सैन्याभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो पहला दिया है भारत एवं कतर, दूसरा दिया गया है भारत एवं फ्रांस, तीसरा दिया गया है भारत अमेरिका और चौथा दिया गया है भारत एवं बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन है भारत एवं फ्रांस। भारत एवं फ्रांस जो है, इनके बीच शक्ति 5 का संयुक्त सैन्याभ्यास 2021 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फ्रीजस, फ्रांस में। फ्रांस की एक जगह है फ्रीजस, वहाँ ये किया गया था। और ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो पहला दिया गया 124वां, 158वां, 153वां, 136वां। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो 136वां है। 136वां 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती थी? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें वर्ष 2022 में 146 देशों ने भाग लिया था, जिसमें शीर्ष पर सबसे ऊपर जो देश था, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस या खुशहाल देश जो था वो था फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश था। इसी के साथ 2021 की जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, उसमें भारत का स्थान क्या था? 139वां था। 2021 में था। और 2022 में कौन सा स्थान हो गया? 2022 में 136वां स्थान हो गया। 136वां स्थान हो गया है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 16। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि केंद्रीय आम बजट 2022-23 में PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार कितने टीवी चैनलों तक किए जाने की घोषणा की गई है ना? PM ई विद्या योजना जो चलाई गई थी 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार टीवी चैनलों तक किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कितने टीवी चैनलों में इसके विस्तार किया जाएगा? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो 200 है कि 200 टीवी चैनलों में इसका विस्तार किया जाएगा। PM ई विद्या योजना क्यों चालू की गई है? तो जो कोरोना महामारी के समय में जब डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं घर बैठे ही छात्र छात्राओं को पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए, उनकी पढ़ाई कंप्लीट कराने के लिए ये योजना लाई गई थी। ये योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 17 मई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसे 30 मई
2022 को ही लागू कर दिया गया था। 2022 को इसको शुरू कर दिया गया था। इसमें पहली से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने जाने का शर्त रखी गई है और इसमें टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 17वां। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18वें पर। प्रश्न नंबर 18वां पूछ रहा है कि हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व, तो पहला है गुरु घासीदास टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और चौथा दिया गया थार राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है और पूरे देश का 53वां टाइगर रिजर्व यह बन गया है ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जल जीव है। इसे 2009 में इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। तो इसको रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया, तो पहला है पटना, दूसरा वाराणसी, दिल्ली और प्रयागराज। इनमें से कहाँ खोला गया, तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो है पटना। इसका पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। यह पूरे एशिया में अपनी तरह का एक पहला रिसर्च सेंटर है ना। इसे जो गंगा डॉल्फिन लुप्त हो रही है उसे बचाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। इसी के साथ ही 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा भी की गई है। 5 अक्टूबर को अब डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को, ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 5 अक्टूबर को अब डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, फेसबुक नहीं है, ये है 23वां फीफा फुटबॉल कप का आयोजक देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर फेसबुक नहीं है, 23वां आप यहाँ पर कर लीजिएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजक देश कौन से हैं। इसका आयोजक देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश इसे आयोजित कर रहे हैं। तो पहला दिया गया अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, दूसरा दिया गया अमेरिका, वेनेजुएला और गुयाना और तीसरा जो दिया गया मैक्सिको, कनाडा और ब्राज़ील और चौथा दिया गया है चीन, फ्रांस और भारत। हमारा सही ऑप्शन जो है वो है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के द्वारा 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 2026 में 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अभी 2022 में 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में किया जा रहा है। तो ये हमारे होते हैं आज के प्रश्न। आज के 20 प्रश्न होते हैं यूनिट नंबर 8 से ये 20 प्रश्न होते हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पे कि आज का प्रश्न क्या है। आपके लिए जो आज का प्रश्न है वो है, दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी क्या थीम थी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, वर्ष 2022 की इसकी थीम बतानी है। तो पहला जो दिया गया है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, दूसरा दिया गया है बी और आवर अर्थ और तीसरा दिया गया सेव अर्थ सेव लाइफ और चौथा दिया गया क्लाइमेट एक्शन। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि वर्ष 2022 में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की थीम क्या थी। इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर कल की वीडियो में, कल जो आने वाला वीडियो होगा उसमें आपको सही उत्तर बता दिया जाएगा। अब आप देखते हैं जो आपसे इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, पिछला जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या है। तो उसमें पूछा गया था कि हाल ही में प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स किसके द्वारा लगाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन द्वारा दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाया गया है प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर। तो इसका आंसर क्या होगा, यूरोपियन यूनियन। जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।